तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे बेटा से क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बच्चा। और नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक यही चैप्टर रहेगा, ठीक है बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो बेटा इसमें पहले देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन एलिमेंट का क्या कैसे कैसे किया गया था। जो मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल है, जो मोस्टली एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है, मतलब के बेसिस पे बना था, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले कौन कौन से पीरियोडिक टेबल बने थे, उनको क्लासिफाई करने का क्या क्राइटेरिया था, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद क्लासिफाई कर लेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंच जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे पीरियोडिसिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट से पहले डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनको तुमको याद रखना है, ठीक है ना बेटा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स कितने कॉलम है बेटा? 18। स्टार्टिंग में हिंट भी दिया था नोट करने के लिए, वही चीज रिपीट कर रहे हैं बेटा। सबके कॉपी में फर्स्ट पेज पे चैप्टर के पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। कौन से ग्रुप से स्टार्ट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पीरियड कौन कितने पीरियड है बेटा? 7। n equal to 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पीरियड कितने हैं बेटा? 7 ग्रुप्स हैं आपके, टोटल 18।
एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर्बिडियम, सीएसियम, एफआर, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? थर्ड पीरियड बोलता हूँ। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? फोर्थ पीरियड से। कौन कौन से बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है बेटा। उसके बाद 13 से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी, बीआई बिस्मथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पीओ, पोलेनियम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेस्टिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आरएन, रेडॉन। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? इरिडियम, लेंथेना, जिरकोनियम, नियोबियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, आरई, रेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहिडियम, आईआर, इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडियम, एचजी, मर्क्यूरी। तो इतने सारे एलिमेंट याद रखने हैं, कर लोगे बेटा? 11th में 12th में ब्लॉक एड करवा देंगे, ठीक है ना बेटा? डी ब्लॉक, ए ब्लॉक पूरा 12th में ही है। आपको 11th में एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल तक है पूरा ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, लेकिन ज्यादा डिटेल में एक पूरा चैप्टर है पी ब्लॉक करके, वहां पे भी 13 14 पढ़ना है बस। ठीक है बच्चा लोग? तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो ब्लॉक है उसे हम बोलेंगे बेटा डी ब्लॉक। ठीक है। ग्रुप 13 to 18 का जो ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पी ब्लॉक। और 1 और 2 के बीच जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है एस ब्लॉक। और नीचे एक अलग से बोला है वो है एफ ब्लॉक। ठीक है ना बेटा? ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद करना है बेटा, और ये भी याद रखना है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको बोला जाता है, इसका एक और नेम है ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 तो है ही सबका नेम। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 1A किया जाता है रोमन लेटर में, इसको 2A। ठीक है ना? 3 वाले को 3 बट बी में, इसको बोला जाता है बेटा 4B, 5B, 6B, 7B,
इसको बोला जाता है कंप्लीट को 8 9 10 को 8b। इसको बोला जाता है बेटा 1b 2b। रोमन लेटर वाला भी याद रखना बेटा। थर्टीन 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 2a है, ये आपका 3a 4a 5a 6a 7a और ये 0। ठीक है, तो रोमन लेटर में कौन से ग्रुप को क्या बोला जाता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वाले को 0 ग्रुप ना बेटा, 8a मत कर देना। कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, मतलब जब पुराना टेक्स्ट बुक लोगे ना तो उसमें ना 3 को ही 3a बोल दिया, तो ये मिस्टेक है ना बेटा, यही वाला करेक्ट है, याद रखना इसको। नोट करो बच्चा लोग जल्दी से। और बेटा आप लोग बनाओगे ना तो थोड़ा सा इस तरह से नोट करना, जैसे लिथियम है ना, कर लियो को तो ठीक है, नहीं कर लियो तो लिथियम तो एटॉमिक नंबर के लिए यहाँ पे जगह रखना, या फिर ब्रैकेट इतना बड़ा है ना कि लिथियम में एटॉमिक नंबर लिखते बन जाए कहीं किसी कोने पे, जैसे इसका 1 है 2 3 4 ऐसा लिखते बन जाए, इतने स्पेस रखना। ठीक है ना बेटा। तो 1 2 3 4 इसको लिख करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा बेटा 5 6 7 8 9 10। फिर से क्या आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18। देखा तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से एटॉमिक नंबर नोट का 31 37 38 39 40 41 42 इस तरह से कर लो। 52 53 हाँ 55 56 57 58 ऐसे नोट कर लेना ना बेटा।
तो एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा बेटा साथ में। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। लेंथेनम के बाद हाफनियम में 72 है ना, यहाँ से यहाँ पे बीच में लेंथेनाइट्स आता है, ध्यान से उधर ये वाला मत करना। यहाँ पे क्या है, हाफनियम का 72, यहीं पे 14 एलिमेंट आ जाते हैं बेटा। 73 से स्टार्ट होगा, 74, 75, 26, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 87, 88। यहाँ पे लेंथेनाइट्स आते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोट कर लिए सब कोई, ये नोट कर रहे हो अभी? कॉपी के फर्स्ट पेज में बना होना चाहिए बेटा। नोट डाउन किए बच्चे लोग? यस सर। रब कर दो ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं बेटा सब कोई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कोई पढ़ चुके हैं ना बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है सबसे, कौन सा लॉ फॉलो कर, कौन सा लॉ पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा? बोलो। बोलो बच्चा लोग। कौन कौन से लॉ पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड है। बताओ बच्चा लोग। अबव पॉली एंड हुन्स, ठीक है ना बेटा? अबव प्रिंसिपल, पॉली लॉ ऑफ एक्सक्लूजन या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये कुछ लॉस डिस्कस किए थे हम लोग बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड है पूरा ये चैप्टर बेटा, मतलब पीरियोडिक टेबल। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम किए थे, तुमको मालूम था अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो उसे कौन से एलिमेंट बोलते हैं बेटा? एच ब्लॉक। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जाता था बेटा? पी में। और डी में गया तो डी, एफ में गया तो बेटा एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक क्यों मिले बेटा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गए हैं, जितने भी एलिमेंट नॉन है या तो पी में गए हैं, या तो डी में गए हैं, या तो एफ में गए हैं। इसलिए कितने ब्लॉक मिले पीरियोडिक टेबल में बेटा? 4। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो नोट के अंदर देखो बच्चे लोग, एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट। एटम, एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं बेटा। ये n1, ये n2, n3, n4। if n4 is last orbit, अगर n4 लास्ट ऑर्बिट है तो उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे उसे बेटा? आउटर मोस्ट सेल।
क्लियर है बेटा? N3 क्या होगा? N3 is known as, इसको बोलेंगे क्या बेटा? पेनल्टीमेट सेल। ये टर्म्स यूज होते हैं बेटा, मेट सेल या ऑर्बिट। वैसे N2 को क्या बोलेंगे? N2 को क्या कहा जाएगा बेटा? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है ना बेटा? तो N4 क्या बोल सकते हैं बेटा? अगर N हमारा आउटर मोस्ट सेल है, क्या बेटा? आउटर मोस्ट सेल, तो N-1 क्या होगा बच्चा लोग? N-1 क्या होगा? पेनल्टीमेट सेल। N-2 क्या होगा बेटा? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है ना बेटा? तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखना। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना बेटा, अगर कोई ऑर्बिट है, कोई एटम के रेसिप्ट में अगर देख रहे हैं, एन कुछ भी हो सकता है बेटा। आउटर मोस्ट सेल मैंने सपोज बना है N4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल। N3 को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। और N2 को क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इस चीज को याद रखना बेटा। अगर आउटर सेल 7 है तो पेनल्टीमेट सेल क्या होगा बेटा? 6 आउटर सेल है 6 और एंटी पेनल्टीमेट क्या होगा बेटा? उससे 2 कम 5। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा, यहाँ पे ये टर्म्स यूज होता है। तो आउटर सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। वैलेंस सेल को कई बार वैलेंस सेल बोलता तो दिमाग में आता आउटर सेल, हो सकता आउटर सेल, लेकिन जो नहीं हर टाइम यही हो। तो हर ब्लॉक के लिए अलग अलग बेटा। इन एस ब्लॉक वैलेंस सेल जो होगा एस ब्लॉक में, या फिर ऐसे कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, ब्लॉक वैलेंस सेल। तो बेटा ये सारे टर्म्स बार बार यूज होते हैं, बहुत बच्चे लोग परेशान रहते हैं, इसलिए इसको अलग से बता दे रहा हूं मैं। टी 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 और एफ, यही 4 ब्लॉक है हमारे पास। एस ब्लॉक हुआ तो आउटर सेल ही हमारा वैलेंस सेल होता है। कौन सा बेटा? आउटर सेल। टी ब्लॉक हुआ तो यहाँ पे भी आउटर सेल हमारा वैलेंस सेल है, यहाँ पे आउटर सेल प्लस पेनल्टीमेट सेल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है वैलेंस सेल। और यहाँ पे एफ में आउटर सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल। इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा वैलेंस सेल। तो अगर वैलेंस सेल बोला तो एस ब्लॉक है, तो किस पर लोगे बेटा? आउटर सेल को। अगर मैं पी ब्लॉक बोलता हूं तो वैलेंस सेल कौन होगा? आउटर सेल। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो वैलेंस सेल कौन सा होगा बेटा? आउटर प्लस पेनल्टीमेट। अगर एफ की बात करूं तो आउटर सेल प्लस पेनल्टीमेट सेल प्लस एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसको कहा जाएगा बेटा आपका
वैलेंस शेल। थर्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to outer S subcell, outer S subcell, outer P subcell, penultimate D subcell, anti penultimate F subcell। तो आउटर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू इन आउटर एस सेल, आउटर पी सेल। तो एस में गया तो उसको कौन सा एलिमेंट बोलेंगे बेटा? एस ब्लॉक। ये सब जीके बेटा केमिस्ट्री का ये याद रखना है, इस चैप्टर में याद ज्यादा रखना है बेटा। इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा ब्लॉक बेटा? पी ब्लॉक। कल को कोई पूछा तो पी को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए बेटा। इतना पता होना चाहिए पी को पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि एस पी में जाता है सब इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा पी है ये भी पता होना चाहिए। बता तो देंगे सब पी कौन सा है, तो लेकिन वो पी कौन सा होगा बेटा? आउटर पी सेल। अगर डी में जाता तो डी कौन सा होगा बेटा? पेनल्टीमेट डी सबसेल। एफ बोले तो कौन सा एफ होगा बेटा? एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल। तो याद रखना बेटा ये सब चीजें, ये सब केमिस्ट्री का जीके बेटा जो आज बता रहा हूँ। क्लास तो कल से स्टार्ट होगा, फिर थ्योरेटिकल टॉपिक पूरा थ्योरी इस चैप्टर में। सेकेंड, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक V for valence, S for cell electronic, VS electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूज कर लेते हैं बेटा, बट अभी नहीं किए हैं। तो ब्लॉक कौन कौन से बेटा? S P D F। तो S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा? बोलो। 2 2, वेरी गुड। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा? 6 6। बहुत बढ़िया। और डी में 10 10। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 to 2। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है एस में, बट पी में कितना आएगा बेटा? 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना आ सकते हैं बेटा? 1 to 10। और एस में कितना आएगा बेटा? माइनस ऐसे कर लिया तो 1 to 6 है, 1 - 6 मत समझ लेना, कर लो 1 to 10। यहाँ पे कितना होगा? 0 से 2। कई कई में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 0 भी जाता है बेटा, होना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे 1 to 14, 0 to 1, और यहाँ पे कितना है बेटा? 2। तो नोट कर लो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से नोट करो बेटा ये सब। एक दो लेक्चर हद से ज्यादा पूरा थ्योरी थ्योरी चलेगा बेटा, ठीक है ना?
तो यहाँ पे एस कौन सा बेटा, देखो आउटर बोला था। यहाँ पे पी कौन सा बेटा, देखो आउटर। डी कौन सा बेटा, n-1। n-1 मतलब पेनल्टीमेट सेल। n-2 है तो डी क्या है बेटा, एफ क्या है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है ना बच्चा लोग। तो आउटर सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल कब यूज करेंगे, क्लियर है सबको। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में याद रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो एस पी, एस ब्लॉक होगा, पी में गया तो पी ब्लॉक, पेनल्टी में डी में गया तब डी ब्लॉक, एंटी पेनल्टी में एफ में गया तब एफ ब्लॉक। ठीक है ना बच्चा लोग। ये सब चीजें पता होना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा मिलेगा इस टॉपिक में। अच्छा लगेगा कहाँ से, जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे ना तब वहां से थोड़ा सा नया नया किस्से कहानियां मिलेंगे सुनने के लिए। अभी तो गड़े मुर्दे उखाड़ना है, उस पर फिर स्टिकर लगाना और फिर उसको फिर से दफना देना है बेटा। मतलब पुराने थ्योरी पढ़ेंगे, जो फेल हो गए थे, आए थे फेल हो गए, उसके बाद उसको भूलना भी ये है। और जितने भी पुराने क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन किसका था बेटा, बहुत पढ़ के आए हो 9th-10th में तुम लोग, किनका बेस्ट था, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, अपने समय में सबसे एडवांस था वो। उन्हीं के समय में एक और अच्छा क्लासिफिकेशन था लोथर मेयर, बट याद रखने में डिफिकल्टी ज्यादा था उसमें। अच्छा, एकदम ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो उसमें कितने एलिमेंट थे बेटा, किसी को मालूम है ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे बेटा, किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है। 63। 63 याद रखना बेटा। सर तो फिर नोट कर ले। उनके अगर ओरिजिनल में 63 थे तो फिर और कौन सा उनका पीरियोडिक टेबल था और उस दूसरे वाले में कितने थे? मेंडलीव के बहुत सारे पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे नहीं मतलब 2-3 बार रिवाइज हुए हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे एलिमेंट को मिलते गए, पीरियोडिक टेबल को अपडेट करते गए, तभी तो खास बना रहा है ना काफी समय तक। अब बाद में इतने से एलिमेंट हो गए कि उनका टेबल में रखने के लिए स्पेस कम लग गया, तो नया टेबल चाहिए था। और कुछ जो उनका पीरियोडिक टेबल का बेसिस था वही चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन आने लग गया। पता चला अरे यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा है जैसा मेंडलीव ने बोला है, तो उनको खारिज कर दिया गया, भुला दिया गया। सर लेकिन तो उनका नोट कर लिया पीरियोडिक बच्चा। टेबल तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा और उसी के ऊपर अपना नया पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। उसी पे कहाँ बेस्ड है, पीरियोडिक हाँ टेबल नया मतलब जो है मोस्ले एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है। उनसे पता चल गया था, ढांचा पता चल गया था कि अब बदलेगा कैसे पीरियोडिक टेबल। दिमाग में ये बातें आ गई थी लोगों के, हाँ ऐसा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। तो उनकी कमियों को दूर करके नया बनाया गया, कुछ मोस्ले के एक्सपेरिमेंट पे। मतलब एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है वो। और एटॉमिक नंबर किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर चार्ज कुछ ना हो तो नंबर प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उस समय अबाव पॉली बोर्ड्स, सॉरी अबाव पॉली और होन्स पढ़ चुके थे, साइंटिस्ट लोग जान चुके थे। तो उसके हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो एक आज का एक पीरियोडिक टेबल मिला जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ तक छापने का काम समाप्त हुआ, तो चले बेटा मेन मुद्दे पे। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चले बच्चा लोग, Yes, sir. रब कर दो ना मैं। Yes, sir. ठीक है।
हेडिंग नोट करना, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन एलिमेंट, जो अच्छा लगे बेटा। चैप्टर का नेम से नोट कर लेते हैं, क्या है नेम बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, या बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं बेटा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा लेवोजियर ने, ईजियर क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ना बेटा डोगे राइडनर क्लासिफिकेशन। अब याद आ रहा होगा कि कुछ पढ़ा सा। थर्ड ऑक्टेव करके रोल था बेटा, न्यूलैंड। न्यूलैंड। क्लासिफिकेशन जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते थे। फोर्थ हाँ कौन सा बोले बेटा? लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। और कुछ पढ़े हो बेटा? एक तो लास्ट मेंडलीव। और कुछ कोई पढ़ा है बेटा? और कोई कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ा है बेटा? नहीं ना। अब हमारा हीरो पुराने समय का मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चा लोग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये 5 देखना है, डिटेल डिस्कशन करना है, सबके बारे में डिटेल ही करना है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है 5th वाला और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बच्चा लोग, तो सबसे पहले लेवोजियर। लेवोजियर क्लासिफिकेशन। तो बेटा लेवोजियर ने कहा था जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, वो 2 कैटेगरी में है। कौन कौन से बेटा? मेटल बोलता है। एलिमेंट्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल। बट ऐसा सही है क्या? नो सर। नो। सर नहीं, क्योंकि बाद में कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जो मेटेलॉइड भी होते हैं, जिनके प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के भी सिमिलर होता है। ठीक है ना बेटा? तो अकॉर्डिंग टू इट all elements are 2 type। कौन कौन सा बेटा? और एलिमेंट्स आर 2 टाइप। ए मेटल, बी नॉन मेटल। ठीक है ना बेटा? तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू इट ऑल एलिमेंट्स आर 2 टाइप, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो यही इनका क्या बना बेटा? लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या हुआ बेटा? इस थ्योरी को क्यों भुला दिया गया? सर क्योंकि मेटलॉइड्स भी होते हैं जो दोनों के बीच के हाँ। फीचर्स देते हैं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ metalloids
this classification is not valid, ठीक है ना बेटा। तो मेटोलाइट की डिस्कवरी के बाद ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं रहा बेटा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टीज मेटल के भी सिमिलर हैं या नॉन मेटल के सिमिलर है, मतलब दोनों के सिमिलर, मतलब इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करते हैं। मेटोलाइट ऐसा भी बोल सकते हो, ब्रिजिंग एलिमेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर ऐसे एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो इसके बाद ये थ्योरी हो गया फेल। लेवोजियर के बारे में क्या रखना है, इनको बोला जाता है बेटा क्या, केमिस्ट्री के पापा बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ थ्योरी केमिस्ट्री फेल होने के के बाद भी उनको फादर बोला जाता है, क्यों? भैया एक ही चीज नहीं दिया है ना, लेवोजियर लॉ वहां पे भी तो पढ़े हो ना बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हाँ सर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो फिर एक ही काम थोड़ी किया, बहुत सारा काम किया बेटा, ऐसी थोड़ी पापा बोल दिया इनको केमिस्ट्री का। ये थोड़ी है कि हमेशा सही हो, या उस समय तक कुछ हद तक सही थे बेटा, जैसे सिचुएशन बदला तो चीजें गलत हो गई बेटा। कोई भी चीज गलत थोड़ी होता, समय के हिसाब से वो सही और गलत हो जाता है बेटा। आज से पहले बोला जाता था सवेरे उठ के पढ़ो, एकदम भोर में, तो बच्चा एकदम अच्छा मार्क्स लाएगा, लेकिन आजकल बच्चा ही 2 बजे सोता है तो पढ़ेगा कहाँ सवेरे उठ के, मन लगेगा उसका पढ़ने में? सर पहले ये तो बताओ, समय, सुबह उठेगा कि नहीं? हाँ तो वही ना बोल रहे हैं, तो आज के हिसाब से मतलब समय के हिसाब से चीजें अलग होते जाते। पहले पेरेंट्स लोग सब खाना पीना खा के 9-10 बजे 10 बजे से सो ही जाते थे, और तुम 10 बजे आज भी सो गए तो तुम्हारा नींद चलो 5 बजे नहीं खुलेगा, लेकिन 6 बजे के आसपास खुल ही जाता है अगर जल्दी सो गए तो। अब एक आध एक्सेप्शनल होते हैं बेटा, कुंभकर्ण टाइप वाले, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनको तो 8 बजे भी सुला दो तो अगले दिन 8 बजे ही उठेंगे, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें गलत होते जाती बेटा। जब तक मेटलॉइड का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक लेवोजियर सही थे, उसके बाद क्या हो गया बेटा, गलत हो गए। और इन्होंने एक ही थ्योरी बस यही थोड़ी दिया था, बहुत सारी चीजें किया था बेटा, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जीके है, याद रखना बेटा। तो नोट करो लेवोजियर क्लासिफिकेशन। अब बाकी टू बी कंटिन्यूड, मतलब समझे ना, कब देखेंगे? सर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूछो ना बेटा। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है? 2 टाइप्स ऑफ हीलियम पार्टिकल, नहीं ठीक है। नहीं समझा सर, फिर से बताओ ना। हीलियम का डबल कर दो अल्फा हो जाएगा। सर तो उसमें क्या चार्ज होता है? चार्ज हीलियम पे कितना चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन है। सर तो फिर उसके बाद दो और इलेक्ट्रॉन भी हो तो न्यूट्रल है। अरे भाई, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड दोनों सेम अमाउंट में होंगे ना, तो न्यूट्रल तो बोलोगे नहीं वहां पे। अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसके हिसाब से हीलियम पे जितने प्रोटॉन है उसका डबल करो बेटा। 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। हाँ तो बस। वो बस 4 प्रोटॉन ही पूरा अल्फा पार्टिकल है। हाँ बेटा। इसीलिए नाइट्रोजन में जब अल्फा पार्टिकल्स भिड़ते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाता है। वो कल बुक चलो, रीड कर रहा था पिछले वाले चैप्टर। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन है बेटा अल्फा पार्टिकल वाला, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, उसमें दिया होगा, ESU के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है ना बेटा। ओके सर। और किसी को तकलीफ बेटा? एक मिनट, हमने 2 टाइम्स बोला है कि 1 टाइम्स बोला है बेटा? 1 टाइम्स करना ना? नहीं नहीं नहीं, 1 टाइम्स करना। 2 ही प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल के पास ना, इक्वल टू हीलियम ना। अल्फा पार्टिकल कोई बोले तो हीलियम समझ लेना, हीलियम के सिमिलर ही होता है, हीलियम के जैसा चार्ज होगा, ठीक है ना। सर हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन भी होता है, आपने बोला अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे मतलब ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन नहीं,
हीलियम ही हमारा समझ लो अल्फा पार्टिकल है। तो हीलियम के पास प्रोटॉन 2 है, तो अल्फा पार्टिकल के पास भी 2 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहाँ पे? तो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लेना है। तो चार्ज बेटा या तो पॉजिटिव बताओगे या नेगेटिव बताओगे। तो पॉजिटिव अल्फा के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर नेगेटिव जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जाओगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। न्यूक्लियस पे चार्ज बोला है तो किसके हिसाब से जाओगे? प्रोटॉन के हिसाब से बोल जाओगे, ठीक है ना? आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस बोला है तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताओगे। तो क्वेश्चन शायद ऐसा था एपीपीएस में, चार्ज ऑन न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ इस टाइप से सिमिलर क्वेश्चन था एपीपीएस में, था ना? यस सर। तो बाय बच्चा लोग फिर।